नमस्कार साथियों। 3 मई 2023 का नोटिफिकेशन जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से आया था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सिलसिले में, उसमें कंपनी सेक्रेटरीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स की सर्विसेज कुछ जो वो क्लाइंट के बिहाफ पे करते थे, जैसे कंपनी फॉर्मेशन है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या कुछ भी 3-4 तरह की सर्विसेज थी, उनको भी पीएमएलए एक्ट के दायरे में लाया गया था। उसके बाद काफ़ी इसमें चर्चाएं हुई, कुछ लोगों के कंसर्न्स भी थे। उसके बाद सरकार की तरफ से 9 मई 2023 को एक राहत भरी खबर आई है। उसमें सीए, सीएस, सीएमए इनकी कुछ सर्विसेज को पीएमएलए की जो डेफिनेशन जिसमें उनको कवर किया गया था, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 सब उसका क्लोज एस ए की सब क्लोज 6, इसका डिटेल वीडियो हमने पहले बनाया था। तो उस सेक्शन उस सब क्लोज में जो कवर कर लिया था जिन सर्विसेज को, उसमें थोड़ा बदलाव आया है और ये थोड़ी राहत की खबर है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, चार्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट्स और एडवोकेट्स के लिए। साथ ही इसमें यह भी देखना होगा कि कुछ सर्विसेज को और ऐड भी किया गया है। तो कौन सी सर्विसेज को एक्सक्लूड किया गया है और कौन सी सर्विसेज को और कौन से मैटर्स को इसमें और ऐड कर लिया गया है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। कौन सी को एक्सक्लूड किया गया है वो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से इसमें बताया। उसमें 4 पॉइंट हैं ABCD। उसमें आने से पहले हम ये देखते हैं कि इसके दायरे में कौन कौन सी सर्विसेज, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को और बढ़ा दिया गया है, और मतलब कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो इसके दायरे में आएंगी। जैसे ए क्या है, ए में है एक्टिंग एज अ फॉर्मेशन एजेंट ऑफ कंपनीज एंड LLPs। कोई भी व्यक्ति जो कंपनीज या LLPs के फॉर्मेशन एजेंट के रूप में काम करता है वो इसके दायरे में आएगा। एक्टिंग एज और अरेंजिंग फॉर अनदर पर्सन टू एक्ट एज ए सेक्रेटरी, मतलब या तो खुद एक्ट करे डायरेक्टर या सेक्रेटरी के रूप में कंपनी के, या किसी और व्यक्ति की व्यवस्था कर दे उसको डायरेक्टर या सेक्रेटरी बनाने के लिए। एक तरह से जो लोग मनी लैंडिंग करते थे या किसी भी व्यक्ति को, सपोज किसी ड्राइवर को किसी ने डायरेक्टर बना दिया, किसी अनपढ़ आदमी को डायरेक्टर बना दिया, किसी अपने जो लेबरर्स को कई लोग डायरेक्टर बना देते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए। तो जो व्यक्ति इस तरह के लोगों की व्यवस्था करता है वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आएगा। अब आप बच नहीं सकते ये बोल के कि हाँ जी हम तो डायरेक्टर है ही नहीं, हमको क्या पता। ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी व्यक्ति का नाम उसको डमी डायरेक्टर बना देते हैं या डमी कंपनी सेक्रेटरी बना देते हैं या कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं करते हैं, तो जो व्यवस्था करने वाला व्यक्ति है वो भी इसके दायरे में आएगा। या फिर कोई पार्टनर ऑफ अ फर्म है और अ सिमिलर पोजीशन इन रिलेशन टू अदर कंपनीज एंड LLPs, और इस तरह की जो पोजीशन फर्म या LLP में है तो वो भी इसमें कवर होगा। तीसरा है प्रोवाइडिंग अ रजिस्टर्ड ऑफिस, बिजनेस एड्रेस और अकोमोडेशन, कॉरेस्पॉन्डेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एड्रेस फॉर अ कंपनी और अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और ट्रस्ट। वो व्यक्ति जो ऐसी कंपनी या LLP या पार्टनरशिप फर्म हो या ट्रस्ट हो, उसको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस या बिजनेस एड्रेस देता है या पत्राचार के लिए एड्रेस देता है, वो भी इसमें कवर होगा। कई बार होता है ना कि किसी कंपनी का कोई ऑफिस है नहीं, किसी से बोल दिया चल आपके यहाँ का एड्रेस दे देता हूँ, काम चल गया। वो इस तरह का व्यक्ति जो अपना एड्रेस दे देता है वो भी इसके दायरे में आएगा। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, एक्टिंग एज और अरेंजिंग फॉर अनदर पर्सन टू एक्ट एज अ ट्रस्टी ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रस्ट और परफॉर्मिंग द इक्विवेलेंट फंक्शन फॉर अनदर टाइप ऑफ ट्रस्ट। मतलब सीधी सी बात है, किसी भी ट्रस्ट के आप ट्रस्टी हैं खुद, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को ट्रस्टी बना देते हैं, किसी को भी, तो जब आप खुद ट्रस्टी होते हैं या किसी और व्यक्ति को ट्रस्टी होने की व्यवस्था कर देते हैं तो भी उसमें कवर होंगे। और पांचवा पॉइंट है इसका, एक्टिंग एज और अरेंजिंग फॉर अनदर पर्सन टू एक्ट एज अ नॉमिनी शेयर होल्डर फॉर अनदर पर्सन। मतलब आप किसी और व्यक्ति के बिहाफ पे नॉमिनी शेयर होल्डर हैं या किसी और व्यक्ति की व्यवस्था कर देते हैं। भाड़े का आदमी ले आता है, टट्टू भाड़े का टट्टू ले आते हैं आप इसका नॉमिनी शेयर होल्डर होने के लिए। तो इस तरह से नॉमिनी शेयर होल्डर की अगर आप खुद हैं या किसी और के आदमी की यहाँ लाकर व्यवस्था कर देते हैं तो भी इसमें कवर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि वो जो एक्टिविटीज़ पीएमएलए के दायरे में लाने के लिए जो स्कैनर था उसको जूम कर दिया गया है और कुछ और एक्टिविटीज़ ये 1 से लेकर 6 तक उसमें उसके दायरे में शामिल कर ली गई हैं। अब आती है एक्सप्लेनेशन की बात। जो लोगों के डाउट्स थे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है एक्सप्लेनेशन कि फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द फॉलोइंग एक्टिविटी शैल नॉट बी रिगार्डेड एज एक्टिविटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब क्लोज जो ऊपर बात हुई है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ इसमें शामिल नहीं है। ये क्या है, ये एक्टिविटीज़ उस ऊपर वाली डेफिनेशन में शामिल नहीं होंगी। क्या क्या नहीं होंगी,
any activity that is carried out as part of any agreement of lease, sublease, tenancy or any other agreement or arrangement for the use of land or building or any space and the consideration is subjected to deduction of income tax as defined in under section 194 I of the income tax act. मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो की जाती है एज पार्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट ऑफ, मतलब कोई भी लीज है या सब लीज है या टीनेंसी है या कोई अलग तरह का एग्रीमेंट है या अरेंजमेंट है कि किस चीज़ के लिए, किसी लैंड या बिल्डिंग या कोई खाली जगह हो उसके यूज़ करने के लिए, तो उसके अंतर्गत जो एक्टिविटी होती है या उसके एग्रीमेंट का कोई पार्ट कोई एक्टिविटी है तो उसको भी ऊपर वाले PMLA के दायरे में नहीं होगा, बशर्ते, एक कंडीशन है उसके अंदर, बशर्ते उसमें इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक TDS होता हो, जैसा कि सेक्शन 194 I ऑफ इनकम टैक्स में बताया गया है। मतलब सीधी सी बात है, एग्रीमेंट लीज एग्रीमेंट की बात है, वहाँ पर वो है कर उसके अंदर की कोई एक्टिविटी है और उसमें अगर TDS आप करते हैं इनकम टैक्स में, तब ऊपर वाले दायरे में वो PMLA के दायरे में वो एक्टिविटी नहीं आएगी। दूसरा है any activity that is carried out by an employee on behalf of his employer in the course of or in relation to employment। कोई आपका कर्मचारी है, कर्मचारी जो कर्मचारी के एज ए एम्प्लॉई होने के दौरान उस रिलेशनशिप में वो कोई काम करता है तो भी वो एक्टिविटी इसमें नहीं आएगी, क्योंकि बेचारे एक एम्प्लॉय तो समझते नहीं है ना, किसी भी एम्प्लॉय का आप कहीं भी उलझा दोगे ऐसी इसने किया है तो उसको इस दायरे से बाहर रखा गया है। कोई भी एम्प्लॉई अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के दौरान अपने नियोक्ता के लिए कोई काम कर रहा है तो उसको भी इसके दायरे से बाहर रखा गया है। तीसरा, यह है प्रोफेशनल्स के एंगल से, CA, CS, CMA और एडवोकेट, उनके ध्यान रखने की बात इसमें है। उनको भी इस सेक्शन में, इस क्लोज में राहत दी गई है कि एनी एक्टिविटी दैट इज कैरिड आउट बाय, कोई भी एक्टिविटी जो कि की जाती है किसके द्वारा, एडवोकेट के द्वारा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, कोस्ट अकाउंटेंट के द्वारा, कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा, जो लोग प्रैक्टिस में हैं, मतलब प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, जो कि कंपनी के फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन में शामिल था। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, या अनलिमिटेड एग्जम्पशन नहीं है, यहाँ पर एक लिमिटेड एग्जम्पशन है। वो क्या है, किस सीमा तक है, टू द एक्सटेंट ऑफ फाइलिंग अ डिक्लेरेशन एज रिक्वायर्ड अंडर क्लॉज B सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सिर्फ उस सीमा तक, अगर आप किसी की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कंपनी बना रहे हैं तब आपको ये छूट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर उस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में आपका रोल सिर्फ इतना सा है कि आपने सेक्शन 7(1)B में जो रिक्वायरमेंट है उसमें डिक्लेरेशन को आपने खाली सर्टिफाई किया था, सिर्फ इतना ही अगर आपका रोल है, तब आप PMLA के दायरे में नहीं आएंगे। क्लियर? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी एक्टिविटी जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी करता है कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए, और वो उसका रोल उसमें सिर्फ उस सीमा तक है जिस सीमा तक कि उस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए कंपनीज एक्ट के सेक्शन 7(1)B में एक डिक्लेरेशन को उसने सर्टिफाई करना होता है, वो किया है। अगर वहीं तक उसका रोल सीमित है तो उस एक्टिविटी को PMLA की उस डेफिनेशन के दायरे में नहीं लाया जाएगा। और लास्ट है इसमें, एनी एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन हु वाज विद इन द मीनिंग ऑफ एन इंटरमीडिएरी इज डिफाइंड इन क्लोज N ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो कोई भी एक्टिविटी जो भी कोई एक पर्सन करता है और इंटरमीडिएरी के रूप में, जो कि डिफाइंड है ऑलरेडी सेक्शन 2(1)N में इसी एक्ट के, तो वो भी ऊपर वाले दायरे में नहीं आएगा। तो कुल मिला के दोस्तों ये था 9 मई 2023 का एक फर्दर नोटिफिकेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और इसमें और इन एक्टिविटीज़ का सेक्शन 2(1)SA की सब क्लोज 6 की जो एक्टिविटीज़ थी उसको वाइडन किया गया है। साथ ही एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल नहीं होंगी, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आशा है इससे काफ़ी राहत मिलेगी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट्स एंड लॉयर्स को, और जो एम्प्लॉई वहाँ पे काम करते हैं उनको। बहुत बहुत धन्यवाद।